टिश्यू में सेल्स होते हैं, सेल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें चिपके हुए नहीं रहते। एपिथेलियल सेल्स में हमने क्या पढ़ा था, एपिथेलियल सेल्स में जो सेल्स होते हैं वो एकदम चिपके चिपके रहते हैं, बट जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स रहते हैं ये खुले खुले बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो मतलब सेल्स जो है ऐसे बिखरे बिखरे दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, सेल्स आर फार फार apart from each other, cells are far apart from each other। सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी मतलब बिखरे बिखरे होते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अगर सेल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होंगे तो उनके बीच का, मान लो पहले ये हमारे पास दो सेल्स है, ये देखो अभी ये दो सेल्स क्या है, पास है, तो यहाँ पे जो स्पेस बन रही है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस बन रही है तो कम हो गया। बट अगर मैं इन दोनों सेल को दूर लेके चल जाऊँ तो यहाँ पे जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है, मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस जो होगी प्रेजेंट होगी। अब इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, कुछ चीज़ें भरी रहती है, मटेरियल भरा रहता है। तो इसमें लिख लेते हैं अगला पॉइंट, इन इंटरसेलुलर स्पेस, इन इंटरसेलुलर स्पेस इज filled extracellular matrix, is filled extracellular matrix, ठीक है। यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में जो है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। अब ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों से मिलकर ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बना होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रहता है, जो हमारा क्या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रहता है, ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ये दो चीज़ें रहती है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्ट सबसे पहला इसमें रहता है प्रोटीन फाइबर, सबसे पहले आगे क्या, प्रोटीन फाइबर, और दूसरा आगे ग्राउंड सब्सटेंस। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस रहता है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। जो ग्राउंड सब्सटेंस रहता है ये किसका रहता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ रहता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का क्या रहता है, बना हुआ रहता है, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो हो गया प्रोटीन फाइबर और दूसरा हो गया हमारा क्या, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना हुआ होता है, ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइन है जो कि मतलब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताता है, ठीक है। वो लाइन क्या है, सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइड में, मोस्ट अबंडेंट एंड widely distributed most abundant and widely distributed tissue in the body of complex एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि मतलब इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू कैसे पड़ा, कुछ तो फीचर्स होंगे इसके पास जिसकी वजह से इसका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया। वो फीचर्स क्या क्या है, इसके पास कुछ ऐसे फीचर्स रहते हैं जिसकी वजह से इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा। वो फीचर से इसके पास एक प्रॉपर्टी रहती है लिंकिंग की, ठीक है, मतलब एक जगह से कोई चीज़ जो है दूसरी चीज़ को लिंक स्टैब्लिश करता है बीच में, मतलब क्या करता है, जोड़ने का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। और जो दूसरे कुछ हमारे ऑर्गन्स हो गए या फिर टिश्यू हो गए उनको सपोर्ट भी यही करता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू किस लिए पड़ा है, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है लिंकिंग की, और जो दूसरी प्रॉपर्टी वो है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग।
linking and supporting other tissues / organs। ठीक है, ये हो गया लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, जिसकी वजह से इसका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया। अब कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये जो है ट्रांसपोर्ट, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं? जैसे अपने न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हो गए, ग्लूकोज वगैरह, उसके बाद वेस्ट सब्सटेंस हो गए, उसके बाद हार्मोन्स हो गए, उसके बाद गैसेस हो गए जैसे O2 CO2। इन सब को मतलब क्या होता है, एक तरीके से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लड के माध्यम से ही ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या क्या मटेरियल हो गए। जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, न्यूट्रिएंट में तुम्हारा ग्लूकोज वगैरह वो सब आ जाता है। और क्या हो गया, और गैसेस वगैरह हो गया, और क्या हो गया, वेस्ट वगैरह हो गया, और क्या हो गया, और हार्मोन वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये जो है बेसिक डेफिनेशन है जो है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के पास कोई भी सेल जंक्शन नहीं होता, याद रखना है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके पास तीनों सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, बट जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है इसके पास कोई भी सेल जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। और जो न्यूरल और मस्कुलर टिश्यू होता है उसमें सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है इनको हमने कुछ बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। वो बेसिस क्या क्या है, मतलब किन पैरामीटर्स पे हमने जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको क्लासिफाई किया है। हमने 3 पैरामीटर्स लिए हैं। ठीक है, वो 3 पैरामीटर्स क्या क्या है? वो है कि सेल किस टाइप का है, उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस कैसा है, और उसमें मतलब टाइप प्रोटीन फाइबर किस टाइप का है। ठीक है, इस बेसिस में हमने क्या कर रखा है, हमने कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। तो आओ क्लासिफिकेशन भी यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन कौन से हो गए वो? एक तो हो गया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा हो गया हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हमारा आता है इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें तुम्हारा एडिपोज आ जाता है, इसमें एडिपोज टिश्यू आ जाता है और एरियोलर टिश्यू आ जाता है। एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू आ जाता है इसमें। ठीक है, एडिपोज टिश्यू और एरियल टिश्यू किस में आता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है तुम्हारा येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और दूसरा आता है इसमें वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा आ जाता है कार्टिलेज और बोन, कार्टिलेज आ गया और बोन आ गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें प्रोटीन फाइबर एब्सेंट रहता है। इन सब में प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट रहता है, बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहता है? प्रोटीन फाइबर एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो प्रोटीन फाइबर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन फाइबर नहीं होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा आ जाता है लिम्फ और ब्लड। यहाँ पे क्या क्या आ गया? यहाँ पे आ गया लिम्फ और यहाँ पे आ गया ब्लड। लिम्फ आ गया और ब्लड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन था, इसको नोट कर लो। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये जो है एरियोला वर्ड मतलब इसका नाम दिया गया है। अब एरियोला जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओपन स्पेसेस, मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेसेस प्रेजेंट होती है ना कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसलिए जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, ओपन स्पेसेस प्रेजेंट रहती है। ओपन स्पेसेस की मदद से ही इसका जो नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया, जो कि एरियोला से राइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एरियोला। एरियोला जो है ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस इसका नाम इसलिए क्यों दिया, क्योंकि there is a lot of open spaces. There is a lot of open spaces present in between network of cells and fibers। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन, फाइबर, सेल्स, यही सबसे तो मिलके बना हुआ होता है। बट इन सब मतलब रहते क्या है, आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं, तो बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है। ठीक है, उसके लिए ही इसका नाम एरियोला पड़ा, यानी ओपन स्पेसेस, जिससे इसका नाम अराइज हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके पास कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन से सेल्स होते हैं इसके पास। ठीक है, जो सबसे पहला सेल्स होता है, जो सबसे पहला सेल होता है उसको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, फिब्रोब्लास्ट। जो फिब्रोब्लास्ट होता है ये लार्जेस्ट सेल होता है जो कि हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, फिब्रोब्लास्ट है, ये लार्जेस्ट सेल है जो कि हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। लार्जेस्ट सेल इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जो होता है मैक्सिमम इन नंबर होता है। ठीक है, जो मतलब अगर पूछा जाए कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल मिलता है, तो वो फिब्रोब्लास्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इन नंबर होता है, मैक्सिमम इन नंबर इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो फिब्रोब्लास्ट होता है, ये फिब्रोब्लास्ट ही हमारा जो क्या होता है, प्रोटीन, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है। ठीक है, it makes protein fiber and ground substance in areolar connective tissue। ठीक है, मेक्स प्रोटीन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन करता है, ये फिब्रोब्लास्ट का काम है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे अपने सेल पे। दूसरा जो सेल है हमारा उसको बोलते हैं मास्ट सेल। ठीक है, ये जो मास्ट सेल होता है ये 3 तरीके के केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं रिलीजेस 3 टाइप्स ऑफ केमिकल। अब ये केमिकल कौन कौन से होते हैं, ये होता है हमारा एक हिस्टामिन, क्या होता है, हिस्टामिन। एक होता है हमारा सेरोटोनिन, और एक होता है हमारा हेपारिन। ठीक है, जो हमारा हिस्टामिन होता है ये हमारा वेसोडाइलेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, वेसोडाइलेटर होता है। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारी जो आर्टरी है या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स है उसका जो साइज़ है वो इतना है। ठीक है, तो हिस्टामिन अगर रहेगा तो वो इसका जो ब्लड वेसल्स का साइज़ है ये बढ़ा करके इतना कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा और इससे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये वेसोडाइलेटर है, यानी जो वेसल्स होगा उसका जो डायमीटर होगा उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और सेरोटोनिन जस्ट इसका उल्टा काम करता है, ये हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है,
वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है हमारा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। ये हमारा वैसो डायलेटर है, ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। जो हेपरिन है ये हमारा एंटीकोगुलेंट है। क्या है हमारा, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करता है, स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग, स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मतलब ब्लड क्लॉट को होने से रोकता है। रोकने की क्यों ज़रूरत होती है, जैसे तुम ब्लड डोनेशन सेंटर वगैरह में गए होगे तो ब्लड लेकर एक डब्बे वगैरह में डाल देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब उसका एनालिसिस वगैरह होने के लिए जाएगा तो उसमें हो सकता है कि बीच में वो जो ब्लड है वो जमने लग जाए, ठीक है। बट उसमें हम एंटीकोगुलेंट डाल के वो होने से रोक सकते हैं, मतलब ब्लड को क्लॉट होने से हम बचा सकते हैं, इसलिए एंटीकोगुलेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था, ये था कि तुम्हारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, हमने वहाँ पे लाइक क्लासीफाई जब किया था तो उसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें जो सेल्स का नंबर होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल्स नंबर क्या होता है, मोर होता है, सेल का नंबर ज़्यादा होता है। और डीसीटी में जस्ट इसका उल्टा, इसमें सेल का नंबर उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है ये ज़्यादा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस मैक्सिमम होता है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और कैसा होता है ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। इसमें पर जो प्रोटीन फाइबर है, क्या प्रोटीन फाइबर, पीएफ मतलब प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर इसमें क्या होता है, प्रोटीन फाइबर इसमें मिनिमम होता है, मिनिमम, ठीक है। और इसमें जो है इसमें प्रोटीन फाइबर मैक्सिमम होता है, प्रोटीन फाइबर मैक्सिमम, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब एक बार स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं आगे का, मतलब आगे है इसके और दो सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है। हमारा जो है ये हमारा फिब्रोब्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये कौन सा सेल है हमारा, ये हमारा फिब्रोब्लास्ट है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट। ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा लेट से मैक्रोफेज है, मैक्रोफाज, ठीक है, मैक्रोफाज। ये हमारा इधर लेट से मान लेते हैं इसको प्लाज्मा सेल है, क्या है, प्लाज्मा सेल। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ऐसे करके ये हमारा क्या है, ये हमारा मास्ट सेल है, मास्ट सेल, ठीक है। और बीच में ये सब क्या है, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस ऐसे करके भरा हुआ है, ग्राउंड सब्सटेंस। और यहाँ पे हमारे लेट से प्रोटीन फाइबर्स है, ये हमारा इलास्टिक फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर। और ये हमारा क्या हो गया, कोलाजन फाइबर हो गया, ठीक है, कोलाजन। और ये सब क्या है, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, ये पूरे में ऐसे भरा हुआ होता है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है। अब आगे हम और भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके में और कौन कौन से सेल आते हैं। अभी दो सेल्स और बचे जो कि हो गया हमारा मैक्रोफाज, और एक और हो गया हमारा जो कि हो गया प्लाज्मा सेल, ठीक है। मैक्रोफाज जो होता है बेसिकली फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है सेल्स का, और जो प्लाज्मा सेल्स होता है ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेल के बारे में बात करते हैं जो कि आता है हमारा मैक्रोफाज, मैक्रोफाज। ये जो मैक्रोफाज सेल है ये क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया वगैरह की, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। और फॉरेन सब्सटेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। जो मैक्रोफाज होता है ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है बैक्टीरिया वगैरह की, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस के मतलब क्या करता है, सबसे पहले मान लेते हैं बैक्टीरिया है, हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है, और यहाँ पे हमारे पास मैक्रोफाज है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्या है, मैक्रोफाज है, और ये हमारा बैक्टीरिया है। सबसे पहले जो मैक्रोफाज होगा ये इंगल्फ करेगा बैक्टीरिया को, मतलब पहले पूरा खा लेगा। यहाँ पे इसने क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया, यहाँ पे बैक्टीरिया है। देन ये इसके पास जो होता है लाइटिक एंजाइम होता है। लाइटिक एंजाइम क्या कहता है, लाइसिस करवाता है, यानी सिंपल ब्रेक डाउन कर देता है बैक्टीरिया का। देन ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, और बैक्टीरिया जो है इसको मार देता है आराम से, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया करता है, किसकी हेल्प से करता है, लाइटिक एंजाइम की हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक
एंजाइम, ठीक है। ये कौन करता है? ये हमारा मैक्रोफाज का काम होता है। मैक्रोफाज क्या करता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया परफॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा मैक्रोफाज हो गया। देन आते हैं हमारे प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, जो हमारा प्लाज्मा सेल होता है ये हमारा एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है हमारा? एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। यह हमारा एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। क्या है? एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट है। अब हमारे एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट ये क्या करता है? ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बेसिकली एंटीबॉडीज बनाता है। क्या करता है ये? प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है। अब जो हमारी ये एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगाई आ गया, कुछ भी आ गया जो कि हमारी बॉडी के लिए, मतलब बॉडी को लगता है कि उसके लिए हार्मफुल है और वो एक तरीके से फॉरेन है, तो वो उस पर अटैक कर देता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं, हमारा प्रोड्यूस क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती है? बेसिकली जो फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में अंदर आ जाते हैं उनको मार देती है, ठीक है। प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया जो हमारा सेल वगैरह का था वो उतना ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कि लोकेशन, ये हमारा जो है प्रेजेंट कहाँ पर होता है। हम तो इतने सारे सेल पढ़े ना, ये क्या पढ़े थे? सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे। सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? फिब्रोब्लास्ट पढ़ लिया, उसके बाद हमने मैक्रोफाज पढ़ लिया, प्लाज्मा सेल पढ़ लिया, उसके बाद हमने मास्ट सेल भी पढ़ ही लिया, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब हमारी बॉडी के किस पार्ट में ये प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लोकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बीनीथ स्किन, बीनीथ स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। सबसे ऊपर क्या होती है? हमारी स्किन प्रेजेंट होती है। स्किन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ऊपर वाला एपिडर्मिस और नीचे वाला डर्मिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा स्किन है, ठीक है। और यहाँ पे लेट से ये हमारा, उसके अंदर क्या होता है? मसल होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में ही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसी में एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का भी लोकेशन यही होता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है? हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो भी एपिथेलियल सेल होता है उसके नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? कनेक्टिव टिश्यू ही बनाएगा ना। तो यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हो, बीनीथ, बीनीथ, बीनीथ एपिथेलियल, बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू, बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू कौन प्रेजेंट होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एज इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया लोकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम एडिपोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एडिपोसाइट होता है, एडिपोसाइट, ठीक है। और इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें मतलब प्रोटीन फाइबर होता है और हमारा क्या होता है? प्रोटीन फाइबर हो गया और ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ये सेम होता है जो कि हमारा किस में था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। मतलब इलास्टिक फाइबर होगा, उसमें कोलाजन फाइबर होगा और ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होगा, ठीक है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की क्या खास बात है? कि इसमें एडिपोसाइट होता है, ठीक है। अब ये जो एडिपोसाइट है काम कैसे करता है? एडिपोसाइट जो है बेसिकली फैट को स्टोर करता है। क्या करता है? फैट को स्टोरेज में हेल्प करता है, फैट स्टोरेज में हेल्प करता है, फैट स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। फैट जो होता है पता होगा, फैट क्या होता है? लिपिड होता है। फैट क्या होता है? लिपिड होता है। और कैसा फैट स्टोरेज करता है? ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करता है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड फैट को स्टोर करता है, ठीक है।
कौन करता है, एडिपोसाइट स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई जो पर्सन है उसने बहुत एक्स्ट्रा खाना खा लिया, खाने से क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है। अब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या होता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर एडिपोसाइट में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का बस इतना सही पार्ट है। और उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस एंड ऐसे करके ये हमारा क्या है, ये हमारा फैट ग्लोब्यूल है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फैट ग्लोब्यूल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को एडिपोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपोसाइट कहा जाता है, ठीक है। और कैसे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक एडिपोसाइट एडिपोसाइट एडिपोसाइट, और यहाँ पे हमारा जो है फाइबर्स वगैरह ऐसे करके, और यहाँ पे हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का क्या लोकेशन हो जाएगा, तो लोकेशन पूछेंगे तो इसका लोकेशन हो जाएगा बीनीथ स्किन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीनीथ स्किन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीनीथ स्किन याद रख सकते हो। होप करता हूँ यहाँ तक जितना भी पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, नोट कर लो।